हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए सेशन में। आज का जो सेशन है ये है आपका आरआरबी ग्रुप डी के लिए, ठीक है, जो कि है आपका मॉक टेस्ट नंबर 10, ठीक है। इसके पहले मैंने आपके लिए 9 मॉक टेस्ट इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट करके अपलोड कर दिया है। वहां से जाकर पहले 9 मॉक टेस्ट को वहां से देख लें, ठीक है। और ये है आज का 10वां मॉक टेस्ट। इसके साथ ही इस सेशन का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से प्राप्त हो जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। इस सेट में टोटल हम लोग 40 जीके जीएस और जो आपके इन्वायरमेंट साइंस है उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इसके साथ ही आप सभी के लिए बिहार सीजीएल के लिए एक अलग से बैच आने वाला है, जो कि आपको जल्द ही इस चैनल पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस सेशन के लास्ट में आपने इन 40 क्वेश्चंस में से कितने नंबर प्राप्त किए कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हेक्सीन की समजातीय श्रृंखला का अगला सदस्य होगा, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द नेक्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज ऑफ हेक्सीन, ठीक है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं हेप्टीन, पेंटेन, पेंटीन और हेप्टेन, ठीक है। तो हेक्सीन जो होता है ये आपका कैसे लिखा जाता है, आपका CnH2n से, ठीक है। और हेक्सीन का बोला है अगला होमोलॉगस सीरीज, तो ये आपका हो जाएगा हेप्टीन, ठीक है, यानी कि C7H14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, दी गई अभिक्रिया में डैश एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। इन द गिवन रिएक्शन डैश एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। आपका रिएक्शन दिया गया है Fe2O3 प्लस 3CO, प्रोडक्ट जो आपका बन रहा है 2Fe प्लस 3CO2, ठीक है। इसके लिए आपसे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं Fe2O3, दूसरा है CO2, तीसरा है Fe और चौथा है CO। तो ये है आपका CO, ठीक है। CO आपका रिड्यूसिंग एजेंट कैसे है, ये क्या कर रहा है कि आपको जो आपका FeO3 है इसके साथ रिएक्शन करके इसमें से CO2 एक कंपाउंड बना रहा है, ठीक है, और Fe को अलग कर रहा है। इस अभिक्रिया में जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। और जो CO है यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है स्वयं ऑक्सीकरण करता है और FeTO3 को Fe में बदलने में सहयोग करता है, ठीक है। इसलिए जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वह दूसरे पदार्थ को रिड्यूस यानी कि अपचयित करता है, जबकि स्वयं अपचयित होकर ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित धातुओं के धात्विक गुण का सही क्रम क्या है। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, ठीक है। इसके लिए आपके ऑप्शंस दिए गए हैं बैरियम, सीजियम, मैग्नीशियम, सोडियम। दूसरा है सीजियम, बैरियम, सोडियम, मैग्नीशियम। तीसरा है मैग्नीशियम, सोडियम, बैरियम, सीजियम, ठीक है। और चौथा है सोडियम, मैग्नीशियम, सीजियम, बैरियम। तो हम लोग जब पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, ठीक है। और जब हम लोग पीरियड में टॉप से बॉटम की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो आप इस ऑप्शन में देखेंगे कि जो आपके दिए गए हैं एलिमेंट वो क्या है, आपके फर्स्ट और दूसरे ग्रुप के हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग फर्स्ट ग्रुप अपना लिखते हैं तो ह, ली, ना, ही, रब, से, फरियाद, ठीक है। और दूसरा हमारा हो गया बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या है, यानी जो सोडियम और मैग्नीशियम है वो सेम पीरियड में है, जो कि पीरियड नंबर 3 है आपका, ठीक है। और अलग अलग ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में। इसमें अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं तो आपका जो मैग्नीशियम हो जाएगा इसका मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका सोडियम का मेटालिक कैरेक्टर मैग्नीशियम से ज्यादा होगा। इसके साथ ही जब हम लोग अपना अलग ऑप्शंस देखते हैं सीजियम और बैरियम का, तो ये है आपका 7 नंबर ग्रुप में, सॉरी 7 नंबर पीरियड में, ठीक है। इसमें कि आपका जो सीजियम है इसका बेरियम से ज्यादा होगा आपका मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। तो जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे कम आपका मैग्नीशियम का, उसके बाद आपका सोडियम का, तब होगा आपका बेरियम का, और उसके बाद होगा सीजियम का, ठीक है। इनका ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि जब डाउन द आप लोग हम लोग ग्रुप में आते हैं तो क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम, हो जाएगा सोडियम, फिर हो जाएगा बैरियम, तब हो जाएगा सीजियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल करंट इन द गिवन सर्किट।
आपके सर्किट जो दिया गया है इसमें 4 वोल्ट का पावर दिया गया है, उसके बाद 2 ओम की 2 सीरीज में रजिस्टर दिया गया है। इसमें आपको करंट का पता करना है कितनी करंट इसमें होगी, ठीक है। हम लोग जब यहाँ से आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 ओम टोटल, और V इक्वल टू आई आर यानी कि ओम्स लॉ में जब इसको पुट करेंगे तो 4 वोल्ट हो गया यहाँ पे, और करंट हमको फाइंड आउट करना है, और ये हो गया हमारा 4 ओम, ठीक है। जो आपका करंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 एम्पियर का। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ महिलाओं में अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती है। यह महिलाएं बच्चा पैदा करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि शुक्राणु निषेचन के लिए अंड तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर आईवीएफ की सलाह देते हैं। नीचे प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं, गलत चरण का चयन कीजिए, ठीक है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, युग्मनज को बाहर रखा जाता है और विकास एक परख नली में होता है, यानी द जाइगोट इज केप्ट आउटसाइड एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन अ टेस्ट ट्यूब। दूसरा है, युग्मनज का निर्माण होता है और 1 सप्ताह के बाद गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। द जाइगोट इज फॉर्म्ड एंड इम्प्लांटेड इनटू द यूट्रस आफ्टर वीक। और आपका जो तीसरा है ये है, अंड और शुक्राणुओं का संलयन शरीर के बाहर होते हैं। द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म अकर्स आउटसाइड द बॉडी। और चौथा है, संपूर्ण विकास गर्भाशय में होता है। द कंप्लीट डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द यूट्रस। जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी है इसमें क्या होता है कि जो आपका जाइगोट होता है उसको पहले टेस्ट ट्यूब में इम्प्लांट करके कुछ टाइम तक उसको बाहर रखा जाता है, लेकिन जो इसका कंप्लीट डेवलपमेंट होता है ये होता है आपका यूट्रस में है, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये हो जाएगा आपका गलत। आईवीएफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस प्रक्रिया में निषेचन यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो अंड और शुक्राणु के मिलने के बाद आता है, और जर्मक यानी जाइगोट बनने पर उसे भ्रूण यानी इम्ब्रायो में विकसित कर कुछ चरणों तक बाहरी माध्यम यानी कि इन विट्रो में रखा जा सकता है, लेकिन पूर्ण विकास अंदर गर्भाशय में ही होता है, ठीक है। यह विकल्प इसलिए गलत है क्योंकि यह कहता है कि संपूर्ण विकास यानी कि जो पूर्ण भ्रूण से नवजात तक है वो बाहरी परख नली यानी टेस्ट ट्यूब में ही होता है, इसलिए जो आपका ये ऑप्शन था ये आपका गलत था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पादपों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब द डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट। आपके पहला ऑप्शन है केवल वाष्पोत्सर्जन और विसरण यानी कि ओनली ट्रांसपिरेशन एंड डिफ्यूजन। दूसरा है केवल वाष्पोत्सर्जन एवं भंडारण यानी कि ओनली ट्रांसपिरेशन एंड स्टोरेज। और तीसरा है वाष्पोत्सर्जन, विसरण और भंडारण यानी कि ट्रांसपिरेशन, डिफ्यूजन और स्टोरेज। और चौथा है केवल विसरण एवं भंडारण यानी कि ओनली डिफ्यूजन और स्टोरेज। तो जो आपके पौधे होते हैं उनमें जो उत्सर्जन यानी जो एग्जीक्रीशन का मोड होता है यानी तरीका जो होता है वो होता है आपका ट्रांसपिरेशन भी होता है, डिफ्यूजन भी होता है और आपका भंडारण यानी स्टोरेज भी होता है, ठीक है। पादपों में वस्तुओं का उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन 3 मुख्य रूपों में हो सकता है। पहला आपका हो सकता है ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन के तहत, ठीक है। पत्ती के छिद्रों से जल वाष्प के रूप में ट्रांसपिरेशन कहलाता है आपको, ठीक है। और जो डिफ्यूजन क्या कहलाता है यानी कि विसरण जो होता है यह पत्ती की सतह या कटी हुई सतहों से गैसीय पदार्थों का निकलना, ठीक है। और स्टोरेज यानी कि जो भंडारण होता है ये होता है पादपों में कुछ अपशिष्ट पदार्थों को कोशिकाओं में सुरक्षित रूप से जमा करना, जैसे कि टैनिन, रॉल, ठीक है। इस प्रकार जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीनों, ट्रांसपिरेशन, डिफ्यूजन और स्टोरेज। अगला क्वेश्चन है, सागा दवा त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। इसके लिए आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो ये मनाया जाता है मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। सागा दवा एक बौद्ध त्योहार है जो तिब्बती कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है और इसे खासकर अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में तिब्बती और बौद्ध संस्कृति की उपस्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया ZnO प्लस सी जो कि आपका प्रोडक्ट बन रहा है Zn प्लस CO। जो ये आपका रिएक्शन दिया गया है ये आपसे पूछा गया है कैसा है, यानी कि Zn रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं करता है, Zn डज नॉट अंडरगो रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरा है ZnO का ऑक्सीकरण Zn में होता है, यानी कि जो आपका जिंक ऑक्साइड है इज ऑक्सीडाइज टू जिंक। और तीसरा है जिंक ऑक्सीडाइज को जिंक में अपचयित किया जाता है, यानी जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू जिंक। और जो आपका फोर्थ है कार्बन जो आपका है CO में अपचयित हो जाता है, यानी कार्बन इज रिड्यूस टू CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में।
तो जो अभिक्रिया में ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका जो जिंक ऑक्साइड है उसको Zn में यानी कि रिड्यूस किया जा रहा है, यानी कि अपचयित किया जा रहा है, ठीक है। आपका रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन आपका निकलता है, ठीक है, और जो आपका हाइड्रोजन है ये ऐड होता है और इलेक्ट्रॉन भी इसमें ऐड होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो जिंक ऑक्साइड है इसमें से ऑक्सीजन जो हो रहा है वो हो जा रहा है रिड्यूस, ठीक है, और आपका बनाया जा रहा है Zn यानी जिंक। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही, ठीक है। Zn को Zn में अपचयित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक चुंबक जब किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है। क्या होता है जब हम कुंडली के पास चुंबक की गति बढ़ाते हैं? A magnet when moved near a coil induced an EMF in it. What happens when we increase the speed of the magnet near the coil? इसके लिए आपके ऑप्शन से कुंडली में प्रेरित धारा समान रहती है, यानी कि द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल रिमेन्स द सेम। दूसरा है प्रेरित विभवांतर समान रहता है, यानी द इंड्यूस्ड ईएमएफ रिमेन्स द सेम। तीसरा है कुंडली में प्रेरित विभवांतर घट जाता है, यानी द इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीजेज। और चौथा है कुंडली में प्रेरित विभवांतर बढ़ जाता है, यानी द इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीजेज। ये आपका हो जाता है जो कुंडली में प्रेरित विभवांतर बढ़ जाता है, यानी कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। फैराडे का नियम कहता है कि जो आपका ईएमएफ होता है वो नेगेटिव ऑफ डी फाई अपॉन डी टी होता है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स जो आपका फाई होता है ये होता है आपका फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का समयानुसार परिवर्तन होता है, ठीक है। यदि चुंबक की गति बढ़े तो फ्लक्स परिवर्तन की दर अधिक होगी, परिमाण स्वरूप प्रेरित विभवांतर यानी जो ईएमएफ है ये भी बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा कि जो आपका इंड्यूस्ड है ये इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधनों की स्थिरता के लिए उपयोगी प्रयास है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजफुल एफर्ट फॉर रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी? आपके ऑप्शन है अनावश्यक लाइटों और पंखे बंद रखना, दूसरा है सीढ़ियों के बजाय लिफ्ट का प्रयोग करना, तीसरा है जल संरक्षण के लिए टपकते नलों की मरम्मत करना, चौथा है चीजों को स्टोर करने के लिए खाली कनेक्टरों का उपयोग करना, और पांचवा है साइकिल चलाने की बजाय अपनी कार से स्कूल जाना, ठीक है। रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसा चीज यूज करना जिससे हमारी जो हमारे संसाधन है उनका उचित उपयोग हो सके, ठीक है। इनके लिए आपका जो ऑप्शन नंबर बी है सीढ़ियों की बजाय लिफ्ट का उपयोग करना, इसमें क्या होगा कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी की खर्चा होगी, इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका गलत। और आपका जो पांचवा है ये है साइकिल चलाने की बजाय अपनी कार से स्कूल जाना। कार यूज करने पर हमारा क्या होगा, फ्यूल का कंजम्पशन होगा जो कि आपका रिसोर्सेज का जो सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन होगा, तो ये भी आपका हो जाएगा गलत, ठीक है। आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड फुल एफर्ट, यानी यूजफुल एफर्ट आपसे पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, सी सही और डी सही, ठीक है। तो ए, सी और डी ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही है। संसाधन स्थिरता यानी कि रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम संसाधनों को इस तरह उपयोग करें कि वे दीर्घ काल तक उपलब्ध रहें, ठीक है। अनावश्यक लाइटों और पंखे बंद करना, इससे क्या होगा कि ऊर्जा की बचत होगी। और टपकते नलों की मरम्मत करना, इसमें भी आपका जो जल होगा उसका बचत होगा। और जो चीजों को स्टोर करने के लिए खाली कंटेनरों का उपयोग करना, इससे क्या होगा कि संसाधनों का पुनर्उपयोग यानी कि रीयूज होगा, ठीक है। और जो आपका ऑप्शन नंबर बी था लिफ्ट उपयोग करना, और जो ऑप्शन नंबर ई था आपका कार से जाना, ये दोनों क्या है, संसाधनों का अधिक उपयोग है, इसलिए क्या है ये आपका रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी के अनुकूल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इकोनॉमिक्स इज नॉट करेक्ट? आपका पहला ऑप्शन है कुल लागत, कुल परिवर्तनीय लागत और कुल स्थिर लागत का योग है। टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरा है द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व स्लोप डाउनवर्ड, यानी कि औसत स्थिर लागत वक्र नीचे की ओर झुका हुआ होता है। तीसरा है लघु न्यूनतम सीमांत लागत, औसत परिवर्तनीय लागत और अल्पावधि औसत लागत वक्र यू आकार के होते हैं, ठीक है। और चौथा है दीर्घकाल में सभी निर्गत निश्चित होते हैं। इन द लॉन्ग रन ऑल आउटपुट्स आर फिक्स्ड। तो इसमें से जो सही नहीं है वो है आपका दीर्घकाल में सभी निर्गत निश्चित होते हैं, यानी कि इन द लॉन्ग टर्म ऑल आउटपुट्स आर फिक्स्ड, ये है आपका गलत, ठीक है। दीर्घकाल में सभी उत्पादन कारक परिवर्तनीय होते हैं, अर्थात उत्पादन क्षमता, श्रम, पूंजी आदि, ठीक है।
सभी को समायोजित किया जा सकता है, इसलिए यह कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है 1000 वॉट रेटेड एक विद्युत हीटर और 2000 वॉट रेटेड एक विद्युत गीजर का उपयोग प्रतिदिन 4 घंटे के लिए किया जाता है। 10 दिनों में उपभोग की गई ऊर्जा किलोवाट में क्या होगी? ठीक है, तो आपका हीटर है, हीटर क्या कर रहा है? 1000 वॉट बिजली की खपत कर रहा है, और जो आपका गीजर है ये आपका कर रहा है 2000 वॉट बिजली की खपत। ठीक है, इसको हम लोग अगर किलोवाट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 किलोवाट और ये हो जाएगा अपना 2 किलोवाट। ठीक है, हमारी जो पावर कंजम्पशन यानी जो एनर्जी कंज्यूम है ये कैसे निकाला जाता है? आपका किलोवाट को मल्टीप्लाई करेंगे जब ये कितने घंटे ये चली तो हमारा बन जाएगा किलोवाट आवर में। ठीक है, यही आपकी होती है एनर्जी कंजम्पशन। ठीक है, तो हमारा अगर हम गीजर की बात करें तो ये प्रतिदिन 4 घंटा चल रहा है, ये भी प्रतिदिन 4 घंटा चल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 किलोवाट आवर। और जो गीजर है ये भी आपका चल रहा है 4 दिनों तक, तो ये हो जाएगा आपका ये 2 किलोवाट हिसाब से खर्च कर रहा है, तो 4 घंटे में 8 किलोवाट कंज्यूम करेगा, तो टोटल आपका हो गया 12 किलोवाट। ठीक है, एक दिन में कंजम्पशन एनर्जी का इन दोनों के द्वारा। ठीक है, हीटर और गीजर के द्वारा, और बोला जा रहा है कि 10 दिनों तक उपयोग किए जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का, तो हमारा हो जाएगा 120 किलोवाट आवर। ठीक है, तो आपका जो सही ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर पहचानें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। आपका पहला कथन है कि आयनिक यौगिक आमतौर पर भंगुर होते हैं और दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेज ऑन अप्लाइंग प्रेशर। दूसरा आपका कथन है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक कम होता है। स्टेटमेंट 2 ये है कि आयोनिक जो कंपाउंड होते हैं हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये जो आपका आयोनिक कंपाउंड होते हैं इनमें क्या होता है कि जो बॉन्ड होते हैं, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेज लगे होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है यानी कि हाई एनर्जी की कंजम्पशन होगी इनको आपको डीएसोसिएट करने में। तो इसमें क्या होगा कि जो इनकी लो मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट इनकी होती है इस वजह से। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही है और जो सेकेंड है वो है आपका गलत। आयनिक यौगिकों में मजबूत आयन आयन आकर्षण होते हैं जिससे वे ठोस अवस्था में कठोर और भंगुर होते हैं। ठीक है, दबाव डालने पर समान आवेश वाले आयन पास आ जाते हैं जिससे संरचना टूट जाती है। ठीक है, इसलिए आपका जो कथन फर्स्ट है ये सत्य है। आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि आयन आयन आकर्षण मजबूत होते हैं, इसलिए कथन 2 जो है ये है आपका गलत। अगला क्वेश्चन है एल्वियोली की कुछ विशेषताएं नीचे बताई गई हैं, गलत विकल्प चुने। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है रक्त वाहिकाओं का व्यापक नेटवर्क है, देयर इज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स। दूसरा है पतली दीवार वाले हैं, दे हैव थिन वॉल्स। तीसरा है बड़ा सतह क्षेत्र है, दे हैव अ लार्ज सरफेस एरिया। और चौथा है उंगली जैसी संरचनाएं हैं, दे आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो आपका इनकरेक्ट है वो है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है ये आपका होता है विलाई का, जो होता है आपके छोटी आंत में। ठीक है, जो क्या करता है कि पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। ठीक है, तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? स्मॉल बैलून शिप टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, छोटे छोटे। अगला क्वेश्चन है श्वासन के दौरान पत्तियों के किस भाग में भारी मात्रा में गैसीय विनिमय होती है? इन लिप्स गैस एक्सचेंजेस इन लार्ज अमाउंट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस मेनली इन विच पार्ट? आपका पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल, दूसरा है थाइलाकोइड, तीसरा है ग्रेना और चौथा है रंध्र। तो ये मुख्यतः होता है आपका स्टोमेटा में। ठीक है, यानी कि रंध्र में। ठीक है, तो बात करें स्ट्रोमेटा के बारे में तो ये पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र होते हैं जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसी गैसों के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार होते हैं। श्वसन प्रक्रिया में पौधे इन छिद्रों के माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में स्टोमेटा के साथ साथ और जितने ये हैं ये भी इसमें सहमति अपनी कुछ प्रदान करते हैं। जैसे कि जो क्लोरोफिल होता है यह एक हरा वर्णक है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक है, और जो आपका थाइलाकोइड है ये है एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर चपटे थैली जैसी संरचनाएं होती हैं जहां प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर अभिक्रिया होती है। ठीक है, और जो ग्रेना है इसमें ये क्या होती है कि ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकोइड के ढेर होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का स्थल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर की पहचान कीजिए।
आपका पहला ऑप्शन है, यानी कि पहला स्टेटमेंट है आपका, वॉशिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से निर्मित होता है। दूसरा है आपका, यह गंदी और ग्रीस हमला करके पानी में घुलनशील उत्पाद बनाता है जो पानी से धोने पर घुल जाता है, ठीक है। इसके लिए आपका जो ऑप्शन है कथन फर्स्ट ये है सत्य, और दूसरा कथन है असत्य। दूसरा ऑप्शन है दोनों सत्य है, तीसरा है कथन सेकंड सत्य है और कथन फर्स्ट असत्य है, और चौथा है कि कथन दोनों कथन असत्य हैं। तो ये है आपका बोथ स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है। वॉशिंग सोडा बनता है आपका सोडियम क्लोराइड से, ठीक है, NaCl से बनता है। और ये क्या करता है, पानी में घुलकर क्या करता है कि जो गंदगी या जो ग्रीस लगी होती है उनको ये साफ करता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट इसे कहा जाता है। इसका निर्माण सोडियम क्लोराइड जो कि साधारण नमक होता है उससे साल्वे प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। यह प्रक्रिया सोडियम क्लोराइड, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके वॉशिंग सोडा का उत्पादन करती है, ठीक है। और जो आपका कथन सेकंड है वो था कि वॉशिंग सोडा में सफाई के गुण होते हैं। यह गंदगी और चिकनाई जैसे कि ग्रीस पर हमला करके पानी में घुलनशील उत्पाद बनाता है जिन्हें पानी से आसानी से धोया जा सकता है, ठीक है। यह कठोर पानी को नरम करने में भी मदद करता है जिससे डिटर्जेंट अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं, ठीक है। जो हार्ड वाटर होता है उसको नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल का इथेनोइक अम्ल में रूपांतरण निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी कि द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन। आपका पहला ऑप्शन है ऑक्सीडेशन, दूसरा है कंबस्शन, तीसरा है आपका सब्स्टिट्यूशन और चौथा है कॉम्बिनेशन। तो ये है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। जो आपका इथेनॉल है यानी कि CH3CH2 आपका OH है, इसमें जब हम लोग ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे आपका K2Cr2O7 के प्रेजेंस में, तो हमारा आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनता है CH3CH डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, इथेनोइक एसिड होता है, ठीक है, और ये है आपका इथेनॉल। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत हीटर को 220 वोल्ट पर 2200 वाट रेट किया गया है। उपकरण से संयोजित होने वाला फ्यूज तार की न्यूनतम रेटिंग क्या होगी। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 2200 वाट एट 220 वोल्ट, मिनिमम फ्यूज रेटिंग दैट शुड बी यूज्ड विद द अप्लायंस इज। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, 22 एम्पियर का होगा कि 10 एम्पियर का होगा कि 20 एम्पियर का होगा कि 5 एम्पियर का होगा। तो जो पावर होता है ये होता है आपका वोल्ट और करंट का प्रोडक्ट। यहाँ से हमको करंट फाइंड आउट करना है, यानी आपका हो जाएगा P/V। ये दिया गया है आपका 2200 वाट और ये है आपका 220 वोल्ट, ठीक है। जब इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 एम्पियर। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग डैश में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। आपका पहला भाग है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 4 और चौथा है 3। तो ये आपका है भाग 3 में, ठीक है। संविधान के भाग 3 में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, ठीक है। और जो आपका भाग फर्स्ट है ऑप्शन के हिसाब से ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, जो कि आपका आर्टिकल आता है 1 से 4, ठीक है। और जो आपका भाग फोर्थ है ये आपका संबंधित है 36 से 51 में, जिसमें आता है आपका DPSP, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की संपात मंडल परत में ओजोन की कमी निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है। और डिक्रीज ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फियर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। आपका पहला ऑप्शन है पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले यूवी विकिरणों में वृद्धि, यानी इंक्रीज इन यूवी रेडिएशन रीचिंग द अर्थ सरफेस। दूसरा है पृथ्वी के वायुमंडल का ठंडा होना, यानी कूलिंग ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। तीसरा है ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि, यानी इंक्रीज इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। और चौथा है क्षोभ मंडल में अवरक्त विकिरणों में वृद्धि, यानी इंक्रीज इन इंफ्रारेड रेडिएशन इन द थर्मोस्फियर, ठीक है। तो जो रिस्पॉन्सिबल है ये है आपका पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली यूवी विकिरणों में वृद्धि, यानी कि इंक्रीज इन यूवी रेडिएशन रीचिंग इन द अर्थ सरफेस, ठीक है। क्षोभ मंडल में वायुमंडल की संपात मंडल परत में ओजोन की कमी का मुख्य प्रभाव पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली यूवी विकिरणों में वृद्धि है, ठीक है। ओजोन परत का कार्य क्या होता है कि संपात मंडल में ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी जो कि अल्ट्रावायलेट विकिरण होते हैं उनको अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ओजोन की कमी का क्या प्रभाव पड़ने वाला है,
जब ओजोन परत पतली हो जाती है तो यह कम यूवी विकिरणों को रोक पाती है, जिससे पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली यूवी विकिरण की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम क्या होते हैं कि यूवी विकिरण के बढ़ते हुए स्तर से मनुष्यों में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और प्रतिरक्षा प्रणाली में कमजोरी जैसे स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1969 में इंदिरा गांधी द्वारा कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? आपका ऑप्शन है 14, दूसरा है 24, तीसरा है 17 और चौथा है 10। तो ये किया गया था टोटल 14, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1969 में इंदिरा गांधी द्वारा 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह भारत के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र को सामाजिक नियंत्रण में लाना और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे कृषि और छोटे उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? द एसआई यूनिट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये होता है आपका वोल्ट, ठीक है। जो आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि जो ईएमएफ होता है, यह एक बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत विभवांतर होता है, ठीक है। इसकी यूनिट होती है वोल्ट, ठीक है। और आपका जो मिली वोल्ट है, ये है आपका 10⁻³ वोल्ट होता है, जो कि आपकी एक उप इकाई है। एम्पियर क्या है? करंट की एसआई यूनिट है। और जो मिली एम्पियर है, ये भी होता है 10⁻³ एम्पियर, ये भी एक करंट की उप इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोजाइट अयस्क भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की रेत में पाया जाता है? मोनोजाइट ओर इज फाउंड इन द सैंड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। ये पाया जाता है केरल राज्य में, ठीक है। केरल में भारत का सबसे बड़ा मोनोजाइट भंडार है, जो मुख्य रूप से इसके तटीय क्षेत्रों विशेषकर पलक्कड़ और कोल्लम जिलों में पाया जाता है। थोरियम का स्रोत क्या होता है? मोनोजाइट रेत थोरियम का एक समृद्ध स्रोत है, जो भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज होता है। अन्य राज्यों की बात करें तो केरल के अलावा मोनोजाइट रेत के भंडार कुछ हद तक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों में भी पाए जाते हैं। हालांकि केरल को इसके सबसे समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है 1921, 1922, थर्ड है 1920 और चौथा है 1919। तो ये हुआ था आपका 1922 में। यह घटना 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई थी। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह की पुलिस से झड़प हो गई थी। इसमें गुस्से में आई भीड़ ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे, ठीक है। इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को ही बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस से 1.5 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु के लिए -3 आवर्धन उत्पन्न करता है। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। अ कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेज अ मैग्निफिकेशन ऑफ -3, यानी कि जो मैग्निफिकेशन है इसकी वैल्यू है -3 फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 1.5 मीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है। फाइंड द इमेज डिस्टेंस। जो आपका यू की जो है, ये है आपका 1.5 मीटर, लेकिन जो कन्वेक्स लेंस है साइन कन्वेक्शन से हिसाब से ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। और ये भी है आपका नेगेटिव मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। तो जो आपका मैग्निफिकेशन ये होता है V/U, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ से हमको डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगा मैग्निफिकेशन इंटू यू, यानी कि -3 इंटू -1.5, ये हो जाएगा आपका 4.5 मीटर V की वैल्यू, ठीक है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम किसने लॉन्च किया? ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है गृह मंत्रालय, दूसरा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तीसरा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और चौथा है शिक्षा मंत्रालय। तो ये लॉन्च किया गया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। लॉन्च का समय की बात करें तो कोविड-19 महामारी के बाद अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था, ताकि संक्रामक रोगों से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जा सके। इसका उद्देश्य यह था कि यह पहल का उद्देश्य था कि पशु और वन्यजीव स्वास्थ्य के बीच अंतर संबंध को समझना और जूनोटिक यानी कि पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाले रोगों की बेहतर निगरानी करना, ठीक है। कंसोर्टियम का नेतृत्व हैदराबाद स्थित डीबीटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने किया था और इसमें देश भर के 27 संगठन शामिल थे, जिनमें मेडिकल कॉलेज और वन्यजीव एजेंसियां भी शामिल थीं।
अगला क्वेश्चन है मनुष्यों में परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं, गलत विकल्प चुनें। सम फीचर ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आर गिवन बिलो, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। आपका पहला ऑप्शन है उच्च रक्तचाप नसों के संकुचन के कारण होता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर इज कॉज्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेन्स। दूसरा है प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, यानी प्लेटलेट्स हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तीसरा है लसिका को उत्तक द्रव भी कहा जाता है, लिम्फ इज ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। और चौथा है कोशिकाएं मिलकर सिराएं बनाती हैं, यानी कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म वेन्स। तो जो गलत है ये है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। उच्च रक्तचाप नसों के संकुचन के कारण होता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर इज कॉज्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेन्स, ये आपका है गलत। मनुष्यों में जो परिसंचरण तंत्र के बारे में गलत कथन है ये है कि आपका उच्च रक्तचाप नसों के संकुचन के कारण होता है, ठीक है। उच्च रक्तचाप किसके कारण होता है? हाइपरटेंशन, यानी उच्च रक्तचाप जो आपका हाइपरटेंशन होता है यह मुख्य रूप से धमनियों यानी कि आर्टरीज के संकुचन या सख्त होने के कारण होता है, न कि वेन्स यानी कि नसों के कारण, ठीक है। धमनियां ही वह वाहिकाएं हैं जो हृदय से रक्त को शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाती हैं और उनमें दबाव बहुत अधिक होता है, ठीक है। नसों का कार्य क्या होता है? नसें रक्त को हृदय तक वापस ले जाती हैं और इनमें दबाव धमनियों की तुलना में बहुत कम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डैश वह धन है जो किसी व्यक्ति के वेतन से स्थानीय राज्य और संघीय करों का भुगतान करने के बाद उपलब्ध होता है। डैश इज द मनी अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल आफ्टर पेइंग लोकल स्टेट एंड फेडरल टैक्सेज फ्रॉम दियर सैलरी। आपका पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत आय, दूसरा है प्रायोज्य आय, तीसरा है प्रति व्यक्ति आय और चौथा है राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। तो ये कहलाता है आपका प्रायोज्य यानी कि डिस्पोजल इनकम, ठीक है। यह प्रायोज्य आय यानी कि डिस्पोजल इनकम है जो किसी व्यक्ति के वेतन से सभी करों का भुगतान करने के बाद उसके पास उपलब्ध होती है, ठीक है। इसे प्रायोज्य व्यक्तिगत आय या नेट पे के रूप में भी जाना जाता है। यह वह राशि है जिसका उपयोग व्यक्ति अपनी मर्जी से खर्च करने, बचत करने या निवेश करने के लिए कर सकता है, ठीक है। पर्सनल इनकम क्या होता है? यह वह कुल आय होती है जो एक व्यक्ति या परिवार को विभिन्न स्रोतों जैसे वेतन, निवेश और अन्य उपक्रमों के करों का भुगतान करने से पहले प्राप्त होती है, ठीक है। और पर कैपिटा इनकम क्या होती है? यह किसी क्षेत्र की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करके निकाली गई औसत आय होती है, ठीक है। इसका उपयोग किसी आबादी के आर्थिक कल्याण और जीवन स्तर का आकलन करने के लिए किया जाता है। और नेशनल इनकम क्या होता है? यह किसी देश में एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है, ठीक है। यह किसी राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गोलाकार दर्पण प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु पर अभिसरित करता है। दर्पण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अ स्फेरिकल मिरर कन्वर्जेज अ बीम ऑफ लाइट टू अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मिरर इज ट्रू? आपका पहला ऑप्शन है कि द मिरर यूज्ड इज कनकेव, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है, ये होती है आपका कन्वेक्स मिरर की, ना कि कनकेव मिरर की, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका गलत। तीसरा है अभिसरण बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस है, यानी कि द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर, ये भी सही है। यानी कि जो आपकी लाइट पास करेगी ये आपके पास करेगी पैरेलल होके प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस से पार करेगी, ठीक है, एफ पे। तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड है ये बिल्कुल हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एन ओमनीपोटेंट एंड ओमनिसिएंट गॉड एंड हिज क्रिएशंस। मुसलमानों की पवित्र पुस्तक का नाम क्या है जो सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ भगवान और उसकी रचनाओं के बीच संबंध का वर्णन करती है? आपका पहला ऑप्शन है कुरान, दूसरा है सही अल बुखारी, तीसरा है तौराह और चौथा है इंजिल। ये है आपका कुरान, ठीक है। कुरान इस्लाम का सबसे पवित्र ग्रंथ है जिसे मुस्लिम ईश्वर यानी अल्लाह का साक्षात शब्द मानते हैं, ठीक है। यह अरबी भाषा में है और पैगंबर मुहम्मद पर 23 साल की अवधि में 610 ईस्वी के बाद देवदूत जिब्रील यानी कि गैब्रियल का माध्यम से अवतरित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजनन में मूल घटना क्या है? व्हाट इज द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन? आपका पहला ऑप्शन है सेल डिवीजन, दूसरा होता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, तीसरा होता है मेकिंग ऑफ प्रोटीन और चौथा होता है रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए। ये आपका होता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का, ठीक है। डीएनए का प्रतिकरण होता है, ठीक है।
प्रजनन का उद्देश्य आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नई संतान में जनक का आनुवंशिक गुण हो। कोशिका को पहले अपने डीएनए की एक प्रतिलिपि बनानी होती है, ठीक है। डीएनए प्रतिकरण यानी डीएनए रेप्लिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिका अपने डीएनए की रासायनिक प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके ठीक वैसे ही प्रतियां बनाती हैं, ठीक है। डीएनए का प्रतिकरण होने के बाद कोशिका विभाजन होता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक नई कोशिका में डीएनए की एक पूर्ण और समान प्रति है, ठीक है। इस प्रकार डीएनए प्रतिकरण प्रजनन की सबसे बुनियादी घटना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है न्यूब्रा, श्योक और हुंजा नदी किस नदी के सहायक नदी है, ठीक है। पहला है इंदस, दूसरा है सतलज, तीसरा है गंगा और चौथा है ब्रह्मपुत्र। तो ये है आपके सिंधु नदी के, ठीक है। नुब्रा, श्योक और हुंजा सिंधु नदी के सहायक नदियां हैं। ये सभी नदियां हिमालय क्षेत्र में बहती हैं और अंततः सिंधु नदी में मिल जाती हैं, ठीक है। श्योक नदी यह सिंधु की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसमें नुब्रा नदी आकर मिलती है, ठीक है। और नुब्रा नदी यह श्योक नदी की एक सहायक नदी है जो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। और हुंजा नदी यह गिलगित नदी की एक सहायक नदी है जो अंततः सिंधु नदी में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड द इंडियन गवर्नमेंट कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन द डेजर्ट ऑफ पोखरण। सरकार ने पोखरण के रेगिस्तान में अपना पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था। आपका ऑप्शन है 1962, 1974, 1981 और 1968। ये किया गया था 1974 में, ठीक है। यह परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ था। इसका जो कोड नाम था ये था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। इस समय जो भारत की प्रधानमंत्री थी वो थी आपकी इंदिरा गांधी। इस परीक्षण को एक शांति परमाणु विस्फोट बताया गया था, ठीक है। यह परीक्षण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों के अलावा परमाणु हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला पहला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोरदोई शिला तूफान इनमें से किस भारतीय राज्य में उठता है। आपके ऑप्शन है असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल। ये उठता है आपका असम राज्य में, ठीक है। बात करें इस आपका तूफान के बारे में तो इसका अन्य नाम है, इसे नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषताएं यह है कि यह एक स्थानीय तूफान है जो भारी बारिश, तेज हवाओं और गरज के साथ आता है। यह आमतौर पर प्री मानसून सीजन में आता है यानी अप्रैल और मई के महीनों में, ठीक है। सांस्कृतिक महत्व के बारे में बात करें इस तूफान का तो असम की लोक कथाओं में बोरदोई शिला को एक आत्मा के रूप में माना जाता है जो अपनी मां से मिलने आती है और उसका आगमन मानसून के आगमन का प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फिनांस कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर डेटेड 22/11/1951 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डैश। प्रथम वित्त आयोग 22/11/1951 के राष्ट्रपति आदेश के द्वारा किस अध्यक्षता के में गठित किया गया था। आपका पहला ऑप्शन है वाई बी रेड्डी, दूसरा है केसी नियोगी, तीसरा है विजय केलकर और चौथा है सी रंगराजन। तो ये थे आपके केसी नियोगी, ठीक है। प्रथम वित्त आयोग 22/11/1951 के राष्ट्रपति आदेश के द्वारा केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठित किया गया था, ठीक है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1951 को किया गया था। इसका उद्देश्य यह था कि इसका मुख्य कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच कर राजस्व के वितरण पर सिफारिशें करना था, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 साल में राष्ट्रपति द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। और जो ऑप्शंस में से आपके अलग हैं वाई बी रेड्डी ये क्या थे आपके 14वें थे वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। और जो विजय केलकर थे ये थे आपके 13वें नंबर के और सी रंगराजन थे आपके 12वें नंबर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट ट्रू फॉर आयोनिक कंपाउंड। निम्नलिखित में से कौन से कथन आयनिक यौगिकों के लिए सत्य नहीं है। आपका पहला ऑप्शन है आयोनिक कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा है आयोनिक कंपाउंड आर ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेज व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, तीसरा है आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड and are somewhat hard because of the strong forces of attraction between the positive and negative ions, और चौथा है ionic compound conduct electricity in the molten state। तो ये आपका जो सत्य नहीं है ये है सिर्फ आपका फर्स्ट ऑप्शन। इनका क्या होता है हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। क्योंकि इनमें जो फोर्सेस होते हैं आयन आयन के बीच ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और इनके डीएसोसिएशन के लिए बहुत ही हाई एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा गलत। अगला क्वेश्चन है विच कल्चरल फेस्टिवल ऑफ इंडिया इज अ 10-day फेस्टिवल ऑफ क्लासिकल डांस, फोल्क आर्ट एंड लाइट म्यूजिक
एंड इज हेल्ड एवरी ईयर बिटवीन फरवरी एंड मार्च एट शिल्पग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सांस्कृतिक महोत्सव शिल्पग्राम में फरवरी और मार्च के बीच हर साल आयोजित होने वाली शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और हल्के संगीत का 10 दिवसीय त्योहार है? आपका पहला ऑप्शन है ताज महोत्सव, दूसरा है हम्पी नृत्य उत्सव, तीसरा है नाट्यांजलि उत्सव और चौथा है निशागंधी महोत्सव। तो ये है आपका ताज महोत्सव। ठीक है, ताज महोत्सव वह भारतीय सांस्कृतिक महोत्सव है जो शिल्पग्राम आगरा में फरवरी और मार्च के बीच हर साल आयोजित होता है। यह 10 दिवसीय त्योहार होता है। इसका आयोजन ताजमहल के पूर्वी द्वार के पास स्थित शिल्पग्राम में किया जाता है। ठीक है, यह त्योहार उत्तर प्रदेश और भारत की समृद्ध कला, शिल्प, संस्कृति, संगीत, नृत्य और व्यंजनों का जश्न मनाता है। महोत्सव में शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और हल्के संगीत का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें भारत के विभिन्न हिस्सों में आए लगभग 400 कारीगरें अपनी उत्कृष्ट कलाकृतियों का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफ अ सबस्टांस लूजेज हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी। यदि किसी पदार्थ से किसी अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, आपके ऑप्शन है रिड्यूस्ड यानी अपचयित, दूसरा है डिकम्पोज्ड यानी विघटित, तीसरा है न्यूट्रलाइज्ड यानी तटस्थ किया गया और चौथा है ऑक्सीडाइज्ड यानी ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है, जब हाइड्रोजन निकलता है तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड में क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन का ऐड किया जाता है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। ठीक है, इसके विपरीत जो आपका रिड्यूस्ड रिएक्शन है यानी जो रिड्यूस्ड अपचयित रिएक्शन है, इसमें क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है और ऑक्सीजन को निकाला जाता है। ठीक है, जैसे कि अपचयन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन निकलता है, हाइड्रोजन जुड़ता है और इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। ठीक है, और इसके विपरीत ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है, हाइड्रोजन निकलता है और इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अ लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर मीडियम टू वाटर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3। ठीक है, सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज x डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज y डिग्री। द वैल्यू ऑफ रेशियो साइन y टू साइन x इज। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से आपका क्या होता है कि जो n1 होता है ये साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल बराबर n2 साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, साइन r होता है। यहाँ पे जो n1 यानी कि आपका हो जाएगा एयर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये होता है आपका लगभग 1.0003। ठीक है, यानी कि हम लोग मोटा मोटी इसको अप्रोक्सीमेटली 1 मान लेते हैं, तो ये हो गया आपका 1। साइन आई है आपका x। ठीक है, तो यानी कि साइन ऑफ x डिग्री इक्वल टू n2 की वैल्यू है 1.3 और साइन y की वैल्यू है आपका y। ठीक है, सॉरी साइन r की वैल्यू है आपका साइन y। ठीक है, ये हो जाएगा साइन ऑफ y। आपसे पूछा गया है साइन y अपॉन साइन x, ये हो जाएगा आपका 1/1.3। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग। निम्न में से सही कथन पहचाने। आपका पहला ऑप्शन है रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। किसी पदार्थ की रेजिस्टिविटी उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है, निर्भर करती है। दूसरा है रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसी पदार्थ की रेजिस्टिविटी त्रिभुज क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। बिल्कुल सही है, निर्भर नहीं करती है। रेजिस्टिविटी ऑफ अ प्योर मेटल इज मोर देन इट्स एलॉय। शुद्ध धातु की रेजिस्टिविटी उसके मिश्र धातु अलॉय से अधिक होती है, ये है गलत। ठीक है, आपका जो रेजिस्टिविटी होता है ये होता है अपॉन रो अपॉन L/A। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या होता है कि एरिया क्रॉस सेक्शन से इंडिपेंडेंट यानी कि डिपेंड नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ये क्या होता है किसी पदार्थ का प्रकृति पर निर्भर करता है, ये भी सही है। ठीक है, और जो आपका प्योर मेटल है इसका जो रेजिस्टिविटी होता है एलॉय मेटल की कम तुलना में आपका बहुत ही कम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपका जैसे कि आपका जो मैग्नीन है, ठीक है, जो मैग्नीन है ये कॉपर का एलॉय है। ये क्या है कि कॉपर से ज्यादा ही इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है हमेशा। ठीक है, यहाँ पे आपका रेजिस्टिविटी रो L/A हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज के हमारे सेट का 40 क्वेश्चंस। आपने इस सेट में कितने नंबर प्राप्त किए कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी अपकमिंग सेट्स आए वो सभी आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पे मॉक टेस्ट चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।